हेलो एवरीवन। आप सबका पार्थ एजुकेशन की बायो क्लास में स्वागत है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, देख के बताइए कि आज का चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोगों को। स्क्रीन पे कौन सा चैप्टर डिस्प्ले हो रहा है आप देखिए। आपको मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही? कमेंट बॉक्स में आके बताइए। सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है साफ साफ? गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ठीक भैया, सबको शुभकामना। यदि बीच में लाइट चली जाए तो 2-3 मिनट वेट करिएगा। यदि उसके बाद भी हम क्लास रिज्यूम ना कर पाए तो मान लीजिएगा आज की क्लास वहीं समाप्त हो गई। ये चैप्टर आप लोग सुने तो होंगे ही बहुत। हम आपको बता दें कि जेनेटिक्स की पढ़ाई में इनहेरिटेंस और वेरिएशन की पढ़ाई की जाती है। इनहेरिटेंस के नाम पे हम लोग मेंडलिज्म पढ़े हैं। फिर उसके अलावा हम लोगों ने इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, लीथल, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अब वेरिएशन का कारण है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है उसका कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हम लोग कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने का, हर पीढ़ी में होने का कारण उसको कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। और अचानक से जो वेरिएशन होते हैं, अचानक से जो परिवर्तन होते हैं, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। यानी जो परिवर्तन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संतान के जाने पर, उत्पन्न होने पर, उसका एक कारण क्रॉसिंग ओवर जो कि मियोसिस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेट बनने के दौरान होता है। और एक वो है जो अचानक से हो सकता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का पीडीएफ नहीं मिला है। किसका पीडीएफ मिला है ये तो पहले बताओ। किसका मिला है उसका भी मिल जाएगा। किसी का मिला है? गौतम बेटा, यदि किसी का मिला है तो बताओ, तब न समझ में आए कि आपको मिलता भी है या नहीं। ठीक, हमारी बात को समझो। जेनेटिक्स में जो वेरिएशन था उसका एक कारण क्रॉसिंग ओवर जो कि गैमेट बनाने के दौरान होता है। दूसरा है म्यूटेशन। क्रॉसिंग ओवर की भी पढ़ाई और आइडिया हम लोग ले चुके हैं। अब बारी आई है म्यूटेशन की। म्यूटेशन जो टर्म है ये ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा दिया गया है। ह्यूगो डिब्रिज ने इस टर्म को बताने के लिए अपना जो प्रयोग किया था वो एक प्लांट था, और उस प्लांट का नाम है इवनिंग प्रीम्रोज। टर्म किसने दिया? ह्यूगो डिब्रिज ने। ह्यूगो डिब्रिज ने म्यूटेशन से संबंधित अपने प्रयोग किस पे किए? इवनिंग प्रिमरोज पे। इसका साइंस में नाम क्या है?
ओइनोथेरा लेमार्कियाना। आगे चलकर ढेर सारे लोगों ने म्यूटेशन पे कार्य किया और टीएच मॉर्गन ने पहली बार म्यूटेशन की साइंटिफिक स्टडी की, यानी ठीक से पढ़ा। उन्होंने अपना अध्ययन प्लांट पे नहीं किया बल्कि फ्रूट फ्लाई पे किया। फ्रूट फ्लाई जो मक्खी है एक बड़ी सी, जो पके हुए कटहल बिकता होगा जहां वहां आप देखे होंगे, बड़ी बड़ी मक्खियां बैठती हैं, वही है। सामान्यतः उसकी आंख जो होती है, मक्खी की जो आंख है या आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की जो आंख है, कंपाउंड आई है। कई आंखों से मिलकर एक समूह बनता है, इसलिए उसको हम लोग कंपाउंड आई कहते हैं। एक आंख को, उस कंपाउंड में से एक आंख को हम लोग ओमेटिडियम कहते हैं। आज के डेट में उस फ्रूट फ्लाई पे जिसपे मॉर्गन ने म्यूटेशन की पढ़ाई की थी, 500 से अधिक म्यूटेशन खोजे जा चुके हैं। ध्यान रखिए, कितने? 500 से भी ज्यादा। चार्ल्स डार्विन ने म्यूटेशन के लिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन टर्म यूज किया था। इसी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को सेल्टा टोनी वेरिएशन भी कहते हैं। सेल्टा टोनी वेरिएशन टर्म जिसने यूज किया था, उसका नाम बेटसन था। ये वही बेटसन है जिनके बारे में हम लोग लिंकेज, जिनके नाम से लिंकेज की पढ़ाई किए थे। ये बातें आपको दिमाग में रखनी थी। चार्ल्स डार्विन ने वेरिएशन जो टर्म था, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसको हम लोग म्यूटेशन समझते हैं, उसको एक और शब्द से प्रयोग किया था और वह टर्म है स्पोर्ट्स। वही स्पेलिंग है जो खेल के लिए होती है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा स्पोर्ट्स शब्द का उपयोग म्यूटेशन के लिए किया गया है। यह म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इससे होता है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए बेटसन ने साल्टा टोनी वेरिएशन टर्म यूज किया था। मॉर्गन के द्वारा जिस पे म्यूटेशन से संबंधित प्रयोग किए गए थे वो ड्रोसोफिला है, जिसको हम लोग कॉमन फ्रूट फ्लाई कहते हैं। और ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने जो पहला म्यूटेशन खोजा था, वह उसके आई के कलर का था। सामान्यतः वह ब्राउन या ब्लैक कलर की आई होती है, लेकिन जब म्यूटेंट होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से वह आंख, कंपाउंड आई उसकी व्हाइट कलर की हो जाती है। तो ये बातें आपको शुरुआती दौर की हैं और आपको याद रखनी है। और इससे सारी चीजों को हम फटाफट फटाफट स्क्रीन पे डिस्प्ले करते जाते हैं और बताएंगे। गौतम, तुमने ये नहीं बताया बेटा कि तुम्हें किस चैप्टर की पीडीएफ मिली है। अभी आपने आंसर नहीं दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इंट्रोडक्टरी चीज है, जो कुछ हम बता रहे थे उसी में से कुछ है इसमें। म्यूटेशन की डिफिनीशन ऊपरी लाइन में लिखा हुआ है। ए म्यूटेशन इज ए चेंज और अल्टरेशन, अल्टरेशन बदलाव, हैपेंस इन डीएनए। डीएनए में क्यों बेटा? क्योंकि यही क्या है? जिन है। डीएनए और कामा करके लिए जीन, और क्रोमोसोम में भी बदलाव हो जाए तो जिन में बदलाव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। हम क्रोमोसोम में जब बदलाव करेंगे तो जिन बदल जाएगा। ड्यू टू इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कारण आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। सच एज एन एरर इन रेप्लिकेशन, जैसे कि जो डीएनए का, डीएनए बनाने वाली व्यवस्था है, उसमें कोई एरर आ जाए, और एक्सपोजर टू यूवी लाइट या किसी फिजिकल रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए जेनेटिक मटेरियल पे, इनके चलते आ, जो बदलाव होगा उसी को म्यूटेशन कहेंगे। एक छोटी सी डिफिनेशन हम बता देते हैं, किताबी आपके सामने।
all of sudden change in genetic constitution of an organism that alters phenotype is known as mutation. किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल में अचानक परिवर्तन जिससे उसका फिनोटाइप परिवर्तित हो जाए उसको उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन होगा लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में यानी जो देखने वाला गुण है उसमें बदलाव नहीं। यदि ऐसी घटना घट जाए तो हम लोग म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। साइलेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, म्यूटेशन हुआ लेकिन प्रदर्शित नहीं हुआ, प्रदर्शन ना हो इसका मतलब साइलेंट। अगला पॉइंट लिखा है कि चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए ही जीन बनाएगा और जीन में नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, यदि उसमें हम परिवर्तन कर दें तो म्यूटेशन हो जाएगा। हाँ, ये और बात है कि इस तरह के परिवर्तन को जो डीएनए में होते हैं हम लोग जीन म्यूटेशन कहते हैं, या एक और नाम है इसका पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, या इसी का नाम माइक्रो म्यूटेशन भी है। यानी कितने टर्म बनते जा रहे हैं। यदि जीन के नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में परिवर्तन हो इसको हम लोग जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन या माइक्रो म्यूटेशन कहेंगे। और यह क्यों होगा, इसके होने के कारण है एरर इन रेप्लिकेशन। जब जीन बनने को होगा तो उस समय कोई एरर हो जाए उसकी वजह से। म्यूटेशन इज एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन नेचर। प्रकृति की बहुत ही मजबूत कड़ी है। यदि ये ना हो तो वेरिएशन होना जल्दी संभव नहीं होगा। इट कैन बी हेल्पफुल और हार्मफुल, दोनों हो सकता है। खराब चीज में परिवर्तन होगा तो अच्छे में बदल जाएगी, अच्छे में होगा तो खराब में हो जाएगी। ऐसा एक उदाहरण दिया है, म्यूटेशन क्रिएट्स वेरिएशन इन नेचर। म्यूटेशन के चलते प्रकृति में विभिन्नता आती है बाय प्रोवाइडिंग न्यू एलील्स इन नेचर एंड हेल्प्स इन इवोल्यूशन। अब नए नए जब विभिन्नता आएगी तो एक समय ऐसा आएगा वह जीव अपने पुराने जो पूर्वज हैं उनसे पूर्ण रूप से भिन्न दिखने लगेगा और पढ़ने वाले उसको एक नया इवोल्यूशन यानी विकास, एक नई वेराइटी मानेंगे। द वर्ड म्यूटेशन वाज सिमिलर टू द फ्रेंच वर्ड म्यूटेक्सियन which literally means process of changing। जो म्यूटेशन टर्म है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। म्यूटेशन वर्ड एक जो ओरिजिनल वर्ड है वो लैटिन से डिराइव हुआ था जिसका नाम था मुटारे, जिसका मतलब है टू चेंज। गौतम लिख रहे हैं सर 3 पीडीएफ मिल चुका है, संगीता ऐप में भी है। ऐप में ही है, ही नहीं, ऐप में ही है। आप ऐप में जाएंगे तो आपको मिलेगा और जो नहीं होगा उसको भी डाल देंगे। इसकी हिस्ट्री देखिए। म्यूटेशन टर्म कौन दे रहा है? ह्यूगो ड्यूब्रिज। कब दे रहे हैं? 1890 में। जबकि इनके पहले एक साइंटिस्ट जिनका नाम सेठ राइट है उन्होंने एक छोटे पैर वाले लिम यानी मेमना यानी भेड़ के बारे में बताया था 1791 में। लेकिन ये असफल थे म्यूटेशन को परिभाषित करने में। ह्यूगो डिब्रिज के टर्म देने के बाद म्यूटेशन की स्टडी 1910 में मार्गन के द्वारा ठीक से की गई। साइंटिफिक स्टडी इन्हीं के द्वारा की गई। 1927 में एच जे मूलर ने एक्सरे का उपयोग करके म्यूटेशन ड्रोसोफिला में देखा और इस कार्य के लिए इनको
1946 का नोबेल प्राइज मिला। ध्यान रखिए, एक्सरे का उपयोग करके ड्रोसोफिला में म्यूटेशन किसने डेवलप किया? मूलर ने। इसी एक्सरे का उपयोग करके मेज में म्यूटेशन जिसने देखा था उसका नाम है स्टेडलर, STADLER। ये यहाँ दो बातें, दो बातों का डिफरेंस समझा देते हैं। एक्सरे का उपयोग करके ड्रोसोफिला में म्यूटेशन जिसने कराया था पहली बार, उसका नाम मूलर था और उसको इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला। इसी एक्सरे का उपयोग करके पहली बार प्लांट में जिसने म्यूटेशन कराया था उस प्लांट का नाम मेज था और जिसने कराया था उसका नाम स्टेडलर। कुछ टर्मिनोलॉजी देखिए, शब्दावली टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? म्यूटेशन की पढ़ाई में प्रयोग में लाए जाने वाले जो शब्द हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। पहला शब्द एक आया यहाँ पे, म्यूटॉन। म्यूटॉन क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटेशन को म्यूटॉन कहते हैं। म्यूटॉन एक प्रकार का क्या हुआ? जीन हुआ, जो क्या कराएगा? म्यूटेशन कराएगा। और ये किसका बना हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड का भी बना सकता है। क्यों? जो जीन है वो डीएनए है, जो डीएनए है उन पे नाइट्रोजन बेस लगा है, तो हम एक बेस को दूसरे बेस से बदल दें? नहीं बदलना चाहते। एक बेस को दो बार जबरदस्ती लिख दें, ऐड कर दें? ये भी नहीं करना चाहते। एक बेस को उसमें से हटा दें, डिलीट कर दें? ये भी नहीं करना चाहते। तो इनके लगने के क्रम को उलट के लिख दें। चार ढंग: डिलीशन, एडिशन, इन्वर्जन और इस जीन से जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें कोई बदलाव कर दें, किसी और के द्वारा रिप्लेस करके, बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। चार ढंग हुए जीन के म्यूटेशन के, और यूनिट ऑफ म्यूटेशन का नाम म्यूटॉन। दूसरा टर्म है म्यूटेटर जीन। सर लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, प्लियोट्रोपिजम, सूडो एलील, मल्टीपल एलील, तीन मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस पीडीएफ मिला है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का नहीं मिला है। ठीक बेटा, मिल जाएगा, कहा है बीमार पड़ रहे। म्यूटेटर जीन क्या है? ए जीन विच कॉजेज अनदर जीन आर जीन्स टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। यह बेटा एक जीन है और यह दूसरे जीन में, यह जीन 1 है, यह जीन 2 है, और यह दूसरे जीन में क्या करा रहा है? म्यूटेशन। तो इस जीन को, यह जीन 1 को म्यूटेटर जीन कहेंगे। जो जीन दूसरे जीन में या दूसरे कई जीनों में म्यूटेशन कराने की जिम्मेदारी निभाए उसी का नाम म्यूटेटर जीन। तीसरा, म्यूटेबल जीन, जीन विच शो वेरी हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। अन्य जीन की तुलना में जो जीन बहुत ही ज्यादा रेट म्यूटेशन का दिखाए उसको म्यूटेबल जीन्स कहते हैं। चौथा एक शब्द है म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या है? वह जीव जिसमें फिनोटाइप बदल गया हो, यानी जिसमें म्यूटेशन हो गया हो तो उसको म्यूटेंट, उस जीव को हम म्यूटेंट बोलेंगे। अगला है म्यूटाजेन, पांचवा टर्म म्यूटाजेन, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो उसको म्यूटाजेन। द कॉज ऑफ म्यूटेशन इज म्यूटाजेन। वह एजेंट जो म्यूटेशन कराए उसको म्यूटाजेन बोलेंगे। जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसको म्यूटाजेन कहा जाता है। छठवां, हॉट स्पॉट्स, हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन ए जीन। जीन के अंदर का वह भाग
जो अचानक परिवर्तित हो सकता है, उसी को हम उस जीन का हॉट स्पॉट कहते हैं। और सातवां टर्म है जीन म्यूटेशन, इसी का दूसरा टर्म है पॉइंट म्यूटेशन, इसी का तीसरा टर्म है माइक्रो म्यूटेशन। और यह जीन के केमिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने, मॉलिक्यूलर लेवल पे होने को कहा जाता है। यानी जो जीन था इसका नाइट्रोजन बेस बदल जाए, रिप्लेस हो जाए, ऐड हो जाए, इन्वर्टेड लग जाए, इसी को हम जीन या पॉइंट या फिर माइक्रो म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ 12-13 पॉइंट आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो 13 पॉइंट है लक्षण है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है म्यूटेशन की पढ़ाई में। ठीक, आप लोगों को अब तक मैं जितनी बात बताया कुछ समझ में आ रहा है? म्यूटेशन का आइडिया कुछ लग रहा है? यदि लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि हाँ सर कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जो बात समझ में नहीं आ रही है वो भी बता सकते हैं। अभिषेक, जूली, गौतम, सरिता, विमला, ज्योति, संगीता, केशरी, अर्चना, रजनी, शीलम, बताओ आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? म्यूटेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? ठीक, आगे बढ़ते। काफी लोग लग रहा है सो ही रहे हैं। क्या लिखा है बेटा हेडिंग में? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के प्रमुख लक्षण। पहला लक्षण, म्यूटेशन आर मोस्टली रिसेसिव एंड वेरी रेयरली डोमिनेंट। हम यहाँ पे एक लाइन जोड़ देते हैं, स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशंस हैं वो रिसेसिव होते हैं। जो प्राकृतिक म्यूटेशन होता है बेटा वो रिसेसिव नेचर। जो आर्टिफिशियल म्यूटेशन है वो डोमिनेंट हो सकता है। क्योंकि अधिकांश म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, इसीलिए हम मान के चलते हैं कि अधिकांश म्यूटेशंस एक्सप्रेशन के लेवल पे रिसेसिव होता है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट्स। ये भी बात सही है, अधिकांश म्यूटेशन हार्मफुल ही होते हैं। हेल्पफुल म्यूटेशन मात्र 0.1% होते हैं, यानी 99.99 हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं। यानी इनसे तत्काल में कोई लाभ नहीं होता, भविष्य की बात देखी जाएगी। एक और तीसरा पॉइंट, दे मे बी ड्यू टू चेंज इन जीन, ए ग्रुप ऑफ जीन और इंटायर क्रोमोसोम। हम ये बात यहाँ पे फैला देते हैं। ये म्यूटेशन कैसे होंगे उसके तीन ढंग। एक, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के संरचना में यदि बदलाव कर दें कैसे भी, तो क्रोमोसोम पे जीव है, जीन है, तो जीन में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या में ही बदल दें, कम कर दें या बढ़ा दें, तो जीन या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, फिर म्यूटेशन। और तीसरा, चेंज इन जीन इटसेल्फ, जीन में ही खुद परिवर्तन कर दें। दो बात हमने क्रोमोसोम की, संरचना में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन क्रोमोसोम के, और तीसरा हम क्रोमोसोम के लेवल को छोड़ दिए, अब
अब क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन के बारे में बोल रहे हैं कि जीन में ही परिवर्तन। अब ये जो दो ऊपर हैं, एक बोलते हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर परिवर्तन, उसका टर्म है म्यूटेशन में क्रोमोसोमल एबरेशन। मैक्सिमम म्यूटेशन ऐसे ही होते हैं, एबरेशन होते हैं। जब संख्या में परिवर्तन करते हैं तो इस म्यूटेशन का नाम है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, को हम लोग बोलते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन। और चेंज इन क्रोमोसोम इटसेल्फ को बोलते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन, या जीन म्यूटेशन, या माइक्रो म्यूटेशन। अब हम जब माइक्रो म्यूटेशन बोल दिए तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर फिर मैक्रो भी होता होगा। जरूर होता है। मैक्रो म्यूटेशन क्रोमोसोमल एबरेशन को कहते हैं। और क्रोमोसोमल एबरेशन किसको कहते हैं? जब म्यूटेशन के दौरान क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन हो। परिवर्तन के कितने ढंग सिखाए जा रहे हैं? 4। टूट जाए, जुट जाए, उलट के जुड़ जाए। सुन रहे हैं? एक और गुण होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, एडिशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। 4। चौथा, इफ जीन म्यूटेशंस आर नॉट लीथल, यदि जीन म्यूटेशन लीथल नहीं है तभी म्यूटेंट जो होगा, यानी जिसमें म्यूटेशन हो जाता है उसको म्यूटेंट बोलते हैं, वह सरवाइव करेगा। यदि जो जीन में परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन यदि फिनोटाइप के लेवल पे जानलेवा है तो जीव मर जाएगा और उस गुण का ट्रांसफर अगली पीढ़ी में नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे मर जाएगा, कैसे लीथल होगा? थोड़ी सी बात समझिए। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े हैं, पढ़ाया हूं मैं। आप उस ऐप पे जाएंगे तो रेस्पिरेशन का लाइव क्लास का वीडियो पड़ा होगा। जब रेस्पिरेशन होता है तो चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होती है। क्लियर? चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक। ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसकी उपस्थिति में यह परिवर्तन होता है, उस एंजाइम का नाम ग्लूकोहेक्सोकाइनेज है। ग्लूकोहेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है। एंजाइम होगा तो प्रोटीन से बना होगा, और प्रोटीन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। और ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए आपको आरएनए की जरूरत होगी, आरएनए बनाने के लिए जीन की जरूरत होगी। अब सपोज करिए जो जीन ग्लूकोहेक्सोकाइनेज को बनाता था उसमें गड़बड़ी हो गई। यदि गड़बड़ी हो गई तो यह एंजाइम नहीं बनेगा। यदि यह एंजाइम नहीं बनेगा तो ग्लाइकोलिसिस का पहला ही स्टेप नहीं होगा। यदि ग्लाइकोलिसिस का पहला ही स्टेप नहीं हुआ तो न एरोबिक रेस्पिरेशन होगा न एनएरोबिक होगा। और यदि रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जीव या सेल या वह पार्ट सरवाइव नहीं करेगा, यानी उसकी जान चली जाएगी। जान चली जाए, इसी उसी प्रभाव को हम लोग लीथल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लीथल। तो यहाँ कह रहा है कि यदि जीन जिसमें म्यूटेशन हुआ, यदि उसका प्रभाव लीथल नहीं है तभी वो सरवाइव करेगा, क्योंकि लीथल होगा तो उसकी जान ले लेगा ना। अगला पॉइंट, पांचवा, इफ म्यूटेशन अकर्स एट बोथ लोकाई साइमल्टेनियस। बोथ लोकाई मतलब यदि एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे, क्रोमोसोम के सेम पॉइंट पे दोनों होमोलोगस पे हो गया तो क्या होगा? द म्यूटेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन M1 जनरेशन, M1 नहीं, म्यूटेशन 1 जनरेशन। इफ रेस्ट्रिक्टेड टू वन लोकस, तो जब वन लोकस पे होगा तो वह डोमिनेंट से रिसेसिव हो जाएगा, तो उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो वह कब एक्सप्रेस करेगा? M2 जनरेशन। यहाँ आप समझिएगा, M1 का मतलब था F1 से और M2 का मतलब है F2 से। ये बात ध्यान रखना। छठवां, मैक्रो म्यूटेशन। देखिए हम टर्म बोल रहे थे, अब सामने आ गया। मैक्रो म्यूटेशंस आर विजिबल, दिखेंगे आंख से, एंड कैन इजिली आइडेंटिफाइड, जबकि माइक्रो म्यूटेशंस कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। क्यों भैया? क्योंकि जो माइक्रो म्यूटेशन है वो किसके अंदर होंगे? जीन के अंदर।
जो माइक्रो म्यूटेशन है वो किस में होंगे? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम तो दिखता है, जीन कहाँ आपको दिखेगा आंखों से? मेनी म्यूटेशंस शो स्टेरिलिटी, एक ये भी समस्या। म्यूटेशन से फर्टिलिटी का लॉस और स्टेरिलिटी आती, बंध्यता बोलते हैं उसको हिंदी में, बंध्यता। मोस्ट म्यूटेशंस आर नेगेटिव सिलेक्शन वैल्यू, जैसा कि आप शुरू में ही जान गए कि 99.99% म्यूटेशन हार्मफुल हैं, तो इनकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव हो गई नहीं, निगेटिव होगी। बहुत आसान था। अगला 9th नंबर का पॉइंट, म्यूटेशंस आर ऑल टुगेदर न्यू कैरेक्टर जनरली डज नॉट। क्यों? रिसेसिव होता है, तो कहां से होगा? 10वां पॉइंट, ये चूंकि ऑल ऑफ सडन चेंज है तो लगातार तो होना ही नहीं था, तो रैंडम होगा कभी नहीं। म्यूटेशंस आर रैंडम, दे कैन अकर इन एनी टिश्यू और सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पूरे जीव के बजाय किसी सेल में हो जाएगा, किसी टिश्यू में हो जाएगा, ऐसा अचानक होगा, हर पीढ़ी में होना नहीं। म्यूटेशंस कैन बी सेक्टोरियल, कुछ सेक्शन मार्ट में होगा जैसे, और जहां होगा उसमें वहीं पे म्यूटेंट कैरेक्टर दिखेगा। 12वां पॉइंट, म्यूटेशंस आर रिकरेंट, बार बार भी हो सकता, अगेन एंड अगेन को हम लोग रिकरेंट बोलते हैं। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनका नेचर अगेन एंड अगेन वाला होता है, और इसी को हम रिकरेंट बोलते हैं। 13वां पॉइंट, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन को ही बेटा हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। कॉमनली सो प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी का मतलब जीन एक, एक जीन, वन जीन, और वो प्रभावित क्या करेगा? मेनी कैरेक्टर। ड्यू टू म्यूटेशन क्लोजली लिंक्ड जीन, क्लोजली लिंक्ड जीन में एक साथ प्रभाव पड़ गया, इसलिए उसका नाम प्लियोट्रोपिक हो गया। तो ये तो रहे लक्षण जो हमने आपको म्यूटेशन से संबंधित समझाए। आप बताएं, क्या ये लक्षण आपको भी समझ में आए? थोड़ा बहुत जल्दी बताइए, ऑप्शन अपना बताइए कमेंट बॉक्स में आके कि ये जो मैंने कैरेक्टर बताए ये आपको समझ में आए। दुबई में अभी 6 ही बज रहा है, अपने देश में तो हमें लग रहा है 8:40 से ऊपर हो रहा है। दुबई के लोग भी बताएं, भारत वाले भी बताएं। लक्षण समझ में आए? ये पॉइंट, बुलेट पॉइंट भी बेटा लिखा हुआ है, इससे कम जानेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं करेगा। ठीक बेटा। सर म्यूटाजेन और म्यूटेंट को एक बार और बता दो। कान खोलो अपना, जूली बेटा, दोनों कान ऐसे कर लो और सुनो। जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है उसको म्यूटाजेन कहते हैं। कॉज या एजेंट कॉजिंग म्यूटेशंस, एजेंट कॉजिंग म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटाजेन। अब आया म्यूटेंट, जिसमें म्यूटेशन हो जाता है उसको म्यूटेंट कहते हैं। वह जीव जो म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है, बना है, जिसमें म्यूटेशन हो चुका है, उसको म्यूटेंट कहते हैं। समझ में आया? जल्दी बताओ, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। नहीं बोलना। समझ गए, बहुत बढ़िया, समझना ही चाहिए था। 8 पॉइंट बता दीजिए। अच्छा, सो के उठ रहे हैं, अर्चना नींद में है। अरे हमने बताया मोस्ट म्यूटेशंस आर ऑफ निगेटिव सिलेक्शन वैल्यू। आप बताओ, खुद सोचो, यदि म्यूटेशन से लाभ होगा तो हम लोग उसको प्रिजर्व करेंगे। हाँ, उसका चयन लाभकारी होगा तो वो उपयोग में आएगा।
चूंकि म्यूटेशंस मोस्टली हार्मफुल हैं, तो हार्मफुल हैं तो निगेटिव हुए कि पॉजिटिव हुए? निगेटिव हुए। यानी उनकी जो सिलेक्शन वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। म्यूटेशंस बहुत होते रहते हैं, लेकिन हम सब उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी निगेटिव वैल्यू होती है। ठीक अर्चना, अब हम आगे बताने जा रहे हैं आज की क्लास में म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन। यहाँ 4 ढंग लिखा हुआ है बेटा, बहुत आसान है समझना। ये जो चारों ढंग लिखे हैं अलग अलग आधार पे लिखे हैं, इनकी बेसिस अलग अलग। समझ रहे हैं? हम बेसिस बदलेंगे, यानी किस आधार पे पढ़ना चाहते हैं, यदि हम बेसिस बदलेंगे तो अपने आप म्यूटेशन का प्रकार बदल जाएगा। उदाहरण स्वरूप सामने है। पहला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन को ध्यान में रखें, किस दिशा में हो रहा है म्यूटेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन में क्या होगा, जो ओरिजिनल होता है करेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड। वाइल्ड से म्यूटेशन हुआ और वो बन गया म्यूटेशन होने के बाद म्यूटेंट, तो ये फॉरवर्ड म्यूटेशन है। अब यदि ये उल्टा हो जाए, जो म्यूटेंट था उसमें म्यूटेशन हो और वो वाइल्ड टाइप का बन जाए, तो उसको हम लोग बैकवर्ड म्यूटेशन कहते हैं। देख लीजिए कितना आसान हो गया, एक ही को हमने डबल एरो लगा दिया। जो वाइल्ड होगा ये डोमिनेंट होगा, जो म्यूटेंट होगा वो रिसेसिव होगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब डोमिनेंट में म्यूटेशन हो रिसेसिव में बदल जाए तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, लेकिन यदि रिसेसिव म्यूटेशन हो और डोमिनेंट में कन्वर्ट हो जाए तो बैकवर्ड म्यूटेशन। बहुत आसान, शब्दों में जाने की जरूरत नहीं, हम एक लाइन में दोनों टाइप बताए और इसे दिशा पता चल रही है, डोमिनेंट से रिसेसिव की तरफ कि रिसेसिव से डोमिनेंट की तरफ, वाइल्ड से म्यूटेंट की तरफ कि म्यूटेंट से वाइल्ड की तरफ। आपको कोई बताए तो आप डायरेक्शन बताते हैं कि इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं। दूसरी बात, बेस्ड ऑन सोर्स, स्रोत के आधार या कारण के आधार पे म्यूटेशन। कारण जब प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त। स्वतः कब, जब प्रकृति में हो। दूसरा, आदमी किसी के ऊपर रेज डाल दे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको दे दे, रेडिएशन के सामने से गुजार दे, तो यह इंसान के द्वारा होना है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड। दो हो गए। किस आधार पर, कौन कारण था, कौन एजेंट था, प्राकृतिक कारण है स्पॉन्टेनियस, इंसान के मेहनत से हो रहा है इंड्यूस्ड। तीसरा है बेस्ड ऑन टिश्यू ओरिजिन, कैसे टिश्यू में हो रहा है, तो यदि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है तो सोमैटिक म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव सेल में होगा जर्मिनल म्यूटेशन। बस, ये डिफिनीशन नहीं आनी एग्जाम में लिखने को, लेकिन इनके प्रभाव आपको प्रश्न में आएंगे। बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ सर्वाइवल, जो उनका इफेक्ट है म्यूटेशन का, उसको भी आधार हम बना सकते हैं। उस आधार पे देख रहे हैं कि यदि सरवाइव करे ही ना मर जाए, यानी म्यूटेशन हो और म्यूटेशन के चलते डेथ हो जाए, तो उसको हम लीथल म्यूटेशन कहेंगे। दूसरा, म्यूटेशन हो लेकिन जान न जाए, 50% से अधिक जो है सरवाइव करें लेकिन उनमें म्यूटेशन हुआ हो, इसको लीथल के नीचे सब लीथल। तीसरा कंडीशन है सब वाइटल, जब मोर्टेलिटी 50% से कम हो जाए, यानी डेथ 50% से कम की हो, तो उसको बोलेंगे सब वाइटल। और जब म्यूटेंट 100% सर्वाइव कर जाए तो उसको बोलेंगे वाइटल म्यूटेशन। 4 ढंग आप लोगों को म्यूटेशन के 4 आधार पे प्रकार हम सिखाने की कोशिश करें। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? यदि आ गया तो जल्दी बताइए, जिससे कि हम आगे और जो 3 आधार हैं उसके भी आधार पे म्यूटेशन के बारे में बता दें।
बोलो बच्चा। कुछ समझ में आया? ठीक। तीन और आधार आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिख रहा है। चार आधार के बारे में बताया। अगला आधार है बेस्ड ऑन कैरेक्टर इफेक्टेड, या कैरेक्टर को ही बोलते हैं ट्रेट। ट्रेट के प्रभाव के आधार पे हम इसको बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं मार्फोलॉजिकल, ए म्यूटेशन दैट एल्टर्स मार्फोलॉजिकल फीचर, यानी आंख से जो दिखता है कैरेक्टर किसी जीव का, उसको मार्फोलॉजी बोलते हैं। यदि उसमें परिवर्तन म्यूटेशन की वजह से दिखे तो बोलेंगे मार्फोलॉजिकल म्यूटेशन। और दूसरा है बायोकेमिकल म्यूटेशन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको आंख से देखते हैं तो वैसे ही दिखता है जैसा पहले दिखता था, लेकिन उसकी कोशिकाओं में, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन हो गया है। उसका एंजाइम बदल गया, उसका जीन का नाइट्रोजन बेस लगने का क्रम बदल गया है। तो ऐसे म्यूटेशन को हम बायोकेमिकल म्यूटेशन कहते हैं। छठवां आधार बेस्ड ऑन विजिबिलिटी ए क्वांटम ऑफ मार्फोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। जो मार्फोलॉजिकल इफेक्ट दिख रहा है वो किस विजिबिलिटी का है, उसकी तीव्रता कैसी है, यह यदि आधार बनाया जाए तो दो, बड़ा म्यूटेशन मैक्रो, छोटा म्यूटेशन माइक्रो। इस मैक्रो म्यूटेशन को हम बताएं आपको, जैसे फ्लावर के कलर में परिवर्तन, हाइट बदल जाए। माइक्रो म्यूटेशन में ये तो बेटा आपको हम बताएं जीन के लेवल पे होगा, और म्यूटेशंस विजिबल विथ इनविजिबल फिनोटाइप चेंजेस होंगे। यही म्यूटेशन हम लोग जीन म्यूटेशन कहते हैं, और इस म्यूटेशन को हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं। यानी ये वाला माइक्रो वाला क्रोमोसोम में परिवर्तन करने से होगा, माइक्रो वाला जीन में परिवर्तन करने से होगा। अंतिम, बेस्ड ऑन साइट ऑफ म्यूटेशन या साइटोलॉजिकल बेसिस पे किस जगह म्यूटेशन हुआ। एक आया क्रोमोसोम में हुआ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन में हुआ, जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। अब क्रोमोसोम में दो ढंग का होगा, एक तो उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन और एक उसके नंबर में परिवर्तन। तीसरा है साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में या क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में यदि कोई परिवर्तन हो तो ऐसे म्यूटेशन को साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कहते हैं। आपके सामने हमने हर प्रकार के म्यूटेशन का आइडिया दे दिया। आगे चलकर इन म्यूटेशन का एक्सप्लेनेशन भी है। हम आज उसको शुरू नहीं करना चाहते, क्योंकि जब शुरू करें तो उसको अंत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली क्लास में हम आपको इस जीन म्यूटेशन के बारे में बता देंगे, जिसको आप पॉइंट म्यूटेशन समझते हैं। फिर उनके टाइप के भी बारे में बताएंगे। उसका हम पीडीएफ आपको शेयर कर चुके हैं, आपको पढ़ने में सुविधा होगी, समझ रहे हैं। लेकिन हम एक्सप्लेन अगली क्लास में कर देंगे। अभी आज इतने ही पे हम रोकना चाहते हैं। आप लोग जो आज हमने बताया, एक आउटलाइन जो हमने बताया म्यूटेशन का, यदि इससे संबंधित आपको कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछ लीजिए। अगली क्लास में हम इनके टाइप के भी बारे में बताएंगे। और आपके पास पहले से पीडीएफ पहुंच गई है तो आप नोट्स भी तैयार रखिएगा, उसमें जो नहीं समझ में आता वो भी दिमाग में रखिएगा, और हम उसको आपका समय कम लेते हुए एक्सप्लेन भी कर देंगे। बताइए, किसी कुछ पूछना हो तो बताओ बेटा। किसी को कुछ पूछना हो बेटा तो बता दो।